हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बताइए सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है। और ऐसे आपको पता है जैसे कि आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका पिछला जो सब्जेक्टिव का क्लास था वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आज का भी क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम लोग ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो 2024 परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। यानी जितना भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, काफी बार ये सब प्रश्न पूछा जाता है। लगभग हर एग्जाम में ये सब प्रश्न बाबू आता है। तो सभी बच्चे एक बार रेडी हो जाइए। एक बार क्या कीजिए, सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे पहले देखिए हम यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, कुछ बता देते हैं आपको ताकि पूरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए आज का जो क्लास होने वाला है, आज के क्लास में क्या खास है हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन है कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, यानी ये सब क्वेश्चन लगातार आता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद होना बहुत ज्यादा बाबू जरूरी है। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम क्या बताने वाले हैं आप लोग ध्यान पूर्वक समझिएगा। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको चीजें बताई जाएंगी जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा के लिए। किसके लिए? फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो याद रखिएगा केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का क्या बाबू, केमिस्ट्री का हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव। और ऐसे सब्जेक्टिव जो हर एग्जाम में आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहला जो काम कीजिएगा, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। और देखिए अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ आप देखिए लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट कर दीजिए लाइक। जितने भी स्टूडेंट है एक बार लाइक कीजिए। तो सभी स्टूडेंट एक बार लाइक कीजिए क्योंकि आज का जो धमाकेदार क्लास होने वाला है ना बाबू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी बच्चों को क्या करना है, लाइक कर देना है। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाबू एक एक नंबर प्रश्न से एक एक नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती होगा क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। 2014, 16, 19, 20 देखिए कितनी बार पूछ दिया है। यानी कहने का मतलब ये सब क्वेश्चन आता है बाबू एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद से अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 9135 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो बाबू स्टार्ट करें पढ़ाई, हम समझाना स्टार्ट करें। ऐसा आसान डिफिनीशन देंगे यहाँ पे आपको उसी समय सब क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो चलिए पहला जो नंबर क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। परिमाण आपके सामने है, क्वेश्चन बैंक उलाट के आप लोग देख लीजिएगा। 100% सही परिमाण है आपके पास। यहाँ पे बताइए कि फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम को लिखें। और ये क्वेश्चन जो प्रथम नियम है ना फैराडे का, कितनी बार आ चुका है आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला यही प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। देखिए यहाँ पे जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो मान लीजिए किसी विलयन में ऐसा हमको मिलाना है, मान लीजिए कोई जल है या कोई विलयन है। विलयन में क्या होना चाहिए, जिसमें धन आयन ऋण आयन जो घुलनशील हो बाबू। यहाँ देखिए जैसे क्या, उसमें NaCl डाल दिए, यहाँ देखिए सोडियम डाल दिए जिसमें आयन पाए जाते हैं, धन आयन ऋण आयन, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पार कर जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसी क्रिया को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे समझिएगा कि इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो जो मुक्त यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा क्या होती है, विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा की क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है। कहने का मतलब यहाँ पे आप लोग सुन लीजिएगा बहुत ज्यादा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि समझा के ही आपको यहीं पे याद करा दें, इसलिए इतना मेहनत करते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, याद रखिएगा विद्युत अपघट्य के ही विलयन में। अब मान लीजिए पानी में अल्कोहल डाल के इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो नहीं धारा का प्रवाह होगा, तो विद्युत वो अनअपघट्य आएगा। लेकिन यही उसमें NaCl डाल दीजिएगा, KCl डाल दीजिएगा, CHCl डाल दीजिएगा,
इसमें क्या होता है, इससे डालिएगा यानी इससे जो होगा तो बाबू क्या होगा, विद्युत धारा का हमारा प्रवाह हो जाएगा, उससे बोलेंगे विद्युत अपघट्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इस नियम के अनुसार जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो इलेक्ट्रोड पे मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है क्या होती है, विद्युत अपघट्ट में प्रवाहित विद्युत धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। और यहाँ आप देखिए इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी नियम को बोलते हैं फैराडे का, यहाँ आप देखिए विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, इसी को क्या बोलते हैं, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, सभी बच्चे सही से बताइएगा, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ आप देखिए यदि मुक्त पदार्थ की मात्रा W हो तथा धारा की मात्रा Q हो तो ये जो होता है समानुपाती कितने के, तो W समानुपाती Q के होता है। क्या होता है बाबू, W समानुपाती Q के होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बाबू, ZQ लिख सकते हैं। ये समझाने का मतलब है कि ये फाइनल बोर्ड परीक्षा में बाबू आता है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं W इक्वल टू ZIT, याद रखिएगा ये क्या होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम होता है। 5 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आएगा, सेम लिखिएगा, थोड़ा से अपने से बना लीजिएगा। कहने का मतलब यह है कि बाबू 5 नंबर के लिए बताए हैं, अगर विद्युत अपघटन का पूछे तो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि यहाँ देखिए विद्युत अपघटन में वो होता है कि अगर हम लोग किस में, तो विद्युत यहाँ देखिए अपघट्ट के विलयन में, और उसमें लिख दीजिएगा अपघट्ट ये होता है, जो बताए हैं कि विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होता है। तो यहाँ देखिए जलीय विलयन में यहाँ देखिए क्या करना पड़ता है, हमको यहाँ देखिए NaCl मिलाना पड़ता है, वही विद्युत अपघट्ट कहलाता है। ऐसे ही लिख दीजिएगा, एग्जामिनर आपको जरूर नंबर देगा। तो यहाँ पे ये आप लोग समझ लीजिएगा। बाबू समझ में आया कि नहीं, सही से बताइएगा, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे एक बार क्या कीजिए, शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रासरणीय दाब को परिभाषित करें। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यहाँ पे समझिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रासरणीय दाब क्या होता है। तो बाबू यहाँ देखिए प्रासरणीय दाब क्या होता है ये समझिए। देखिए कितनी बार आया हुआ एग्जाम में, ये आपको ध्यान रखना है, परिमाण है, चेक कीजिए, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रासरणीय दाब क्या होता है, तो यहाँ देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाह्य बल को प्रासरणीय दाब कहते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट है, यहाँ पे आपको इसको याद करना पड़ेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणीय दाब क्या होता है। प्रासरणीय दाब क्या होता है कि यहाँ देखिए अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के, यहाँ देखिए जो विलायक का पृथक रहता है, पृथक किए हुए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए, किसको, जो विलायक होता है उसको प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाह्य बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरणीय दाब बोलते हैं। यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बाबू याद कर लीजिएगा 110%, और उम्मीद है कि सभी बच्चे याद भी कर लेंगे, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए हिमांक के अवनमन की व्याख्या करें। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, यानी जो प्रश्न बता रहे हैं सभी प्रश्न आपको बच्चे याद होना ही चाहिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए बताइए यहाँ पे कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, व्याख्या करें, पढ़िएगा, व्याख्या करना है आपको, हिमांक का अवनमन का व्याख्या करना है। तो देखिए कैसे लिखिएगा, अगर लिख देगा सिर्फ कि हिमांक का अवनमन क्या होता है, एक लिखेगा कि इसकी व्याख्या करें, तो व्याख्या आपको कैसी करनी है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार लिखिएगा कि हिमांक का अवनमन क्या होता है। तो किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप है, किसी, यहाँ पर देखिए किसी भी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है जिस पर क्या होता है, उसकी ठोस तथा द्रव अवस्थाएं को वाष्प दाब समान होता है। यानी कहने का मतलब हिमांक का अवनमन वह होता है कि किसी पदार्थ का हिमांक का अवनमन वह होता है कि वह ताप जिस पर उसकी ठोस या द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब समान होते हैं। चूंकि यहाँ देखिए विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, चूंकि क्या होता है बाबू यहाँ पे देख लीजिए, विलयन का जो वाष्प दाब होगा विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, जिसके कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से
कम हो जाता है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक, या यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, अवनमन कहते हैं। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझा देंगे आपको समझ में आएगा, आप लोग आराम से यहाँ पे समझिए। देखिए क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं, तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह, यहाँ पे देखिए का हिमांक वह ताप है, यानी किसी भी पदार्थ का हिमांक वह ताप है जिस पर क्या होता है बाबू, जिस पर उसकी ठोस हो चाहे वह द्रव अवस्था हो के वाष्प दाब क्या रहते हैं, चाहे ठोस हो या द्रव हो उसके वाष्प दाब हमेशा समान रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए चूंकि विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, हमको पता है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, जिसके कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बाबू हिमांक का अवनमन। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा बाबू, यहाँ पे ऐसे ही लिखिएगा, 100% आपको एग्जामिनर नंबर देगा, तो आप लोग इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आता है। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जितने बच्चे हैं वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या यहाँ पे क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बाबू, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, राउल्ट के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे परिमाण देखिए, परिमाण के साथ यहाँ पे आपका पढ़ाई हो रहा है, यानी सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए सभी बच्चे, पूछा गया है कि राहुल के वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन नियम की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ देखिए इसका उत्तर आप लोग कैसे लिखेगा कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रावल का नियम बोलते हैं। ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा, रावल का नियम किसके संदर्भ में, तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए किसके, तो यहाँ देखिए सापेक्ष अवनमन के जो संदर्भ है उसमें। यहाँ पे क्या करना है, वाष्प दाब की जो सापेक्ष अवनमन होगा उसके संदर्भ में हमको बताना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है, फिर से समझिए कि किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपिक अवनमन में स्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है, तो ये रावल का नियम है, ये आपको याद रखना है, वो भी किसके संदर्भ में, तो वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन के संदर्भ में। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा, ये सब क्वेश्चन बाबू आता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है 110%। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, जल्दी से जल्दी बताइए, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, समझाइए बाबू। पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, हमको समझाइए। तो चलिए बाबू, सबसे पहले हम लोग अम्लीय वर्षा को समझते हैं और समझाते हैं कि अम्लीय वर्षा किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद होना ही चाहिए। तो चलिए बाबू, अम्लीय वर्षा क्या होता है हम आपको समझाते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा क्या होता है, तो यहाँ देखिए कल कारखाने, बिजली घरों, स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। ये तो आपको पता है कि कारखाना, बिजली, यहाँ देखिए स्वचालित ईंधन, इसमें क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए किसका इस्तेमाल होता है, ईंधनों का इस्तेमाल होता है। किसका, ईंधनों का इस्तेमाल होता है। इन ईंधनों से जलने, यहाँ देखिए जलने वाले SO2 और NO2, यहाँ पे क्या है, इस ईंधनों से जलने वाले SO2 और NO2 गैस बनती है। जो ईंधन जलेगा बाबू कल कारखाना से, बिजली घर से, स्वचालित वाहन से, तो यहाँ देखिए SO2 NO2 यहाँ पे जलता है तो गैस निकलता है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए गैस जो बनता है वायु में मिश्रित होकर वायु को प्रदूषित करता है। इतना आसान भाषा में लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे हमको समझाना है, हम आपको समझा रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा कि कल कारखाना, बिजली, स्वचालित वाहनों में से जीवाश्म का, यहाँ आप देखिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल होता है। जैसे पेट्रोल हो गया, ये सब कोयला वोयला हो गया, ये सब क्या होता है, जीवाश्म ईंधन होता है, जिसका इस्तेमाल होता है यहाँ पे क्या, तो यहाँ आप देखिए कारखाना हो गया, घर, यहाँ पे गाड़ी हो गया, बिजली घर हो गया, इस सब में होता है। अब यहाँ आप देखिए इन ईंधनों से जलने पर, यानी जब ये ईंधन जलता है तो NO2 और SO2 गैस बनता है। क्या निकलता है, जब ईंधन ये जलेगा तो SO2 गैस निकलेगा और NO2 गैस निकलेगा, ये वातावरण में जाएगा, वायुमंडल में जाएगा और क्या करेगा,
किसके साथ? तो याद रखिएगा ये क्या होता है, वायु के साथ यानी मिश्रित करके वायु को प्रदूषित करता है। जब ये SO2 गैस निकलेगा क्या करेगा, हमारे वायु को प्रदूषित कर देगा। अब यहाँ देखिए वायु में जल की उपस्थिति में जब SO2 यहाँ देखिए ऑक्सीकृत होकर H2SO4 हम N2O ऑक्सीकृत होकर NH3 यहाँ देखिए HNO3 में परिवर्तित हो जाता है, तो ये वर्षा के जल के साथ धरती पर आता है, इसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो देखिए अब की बार पूरा समझ में आएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए जैसे कल कारखाना, बिजली घरों में हम लोग यहाँ देखिए वाहनों में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब जीवाश्म ईंधन जलेगा तो SO2 गैस निकलेगा, और जो SO2 गैस निकलता है वातावरण में, वायुमंडल में फैलता है, और ये क्या होता है हमारे यहाँ देखिए ऑक्सीजन के साथ और जो गैसें होती है स्वच्छ गैसें, उसके साथ ये संयोग कर लेता है, मिल जाता है। मिलने के बाद से क्या करता है, वायु की उपस्थिति में SO2 ऑक्सीकृत होकर क्या बनाएगा, अगर यहाँ देखिए SO2 जो गैस निकलेगा वो वायु के साथ मिश्रित होकर क्या बनाएगा बाबू, H2SO4 बनाएगा, और जो NO2 गैस होगा, जो हानिकारक गैस होगा, वो ऑक्सीकृत करके HNO3 में परिवर्तित कर देगा, और ये वर्षा के जल के साथ यहाँ देखिए धरती पे आते हैं, यानी बारिश के थ्रू आते हैं, और इसे ही हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, 100% समझ में आ गया तो बाबू एक बार लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर पे, और ये बच्चे के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, जितने भी बच्चे हैं ये कर लीजिए। चलिए सभी बच्चे ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया है कि न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके दो महत्वपूर्ण कार्यों को लिखें। न्यूक्लिक अम्ल क्या पूछा गया बाबू, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, इसके कार्य को लिखना है। देखिए ये 2012 में 2020 में पूछा गया है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं। कोशिका का नाभिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशिष्ट गुणों को यहाँ देखिए दृश्य करता है। देखिए बाबू केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो बाबू थोड़ा सा तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लैंग्वेज इसका डिफिकल्ट हो सकता है। कोशिका का नाभिक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विशिष्ट गुणों का सदृश्य करता है, यह आनुवंशिकता कहलाता है। ये जो कहलाता है यह आनुवंशिकता कहलाता है। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी होती है उसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए उसे क्या कहते हैं, हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। यदि प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। यानी आप देखिए सिर्फ इतना लिख दीजिएगा कि प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं जो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, 2 नंबर के लिए बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसमें कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसमें 2-3 डेफिनेशन लिख दिए हैं, जैसे क्या कि कोशिका का नाभिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विशिष्ट गुणों को दृश्य करता है, यह आनुवंशिकी कहलाता है। यानी आनुवंशिकता यहाँ आप देखिए आपको पता चल गया। कोशिका के नाभिक में उपस्थित वे कण जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होती है उसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ देखिए ये प्रोटीन तथा अन्य प्रकार के जैव अणु से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका इंग्लिश है, आप लोग चाहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले तो इसे पढ़ लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ जाते हैं अगले नंबर पे। अगला है कि किसी तरल में क्या लिखा है, किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? अब यहाँ पे आपको समझाना है। देखिए एक लाइन में आपको समझ में आएगा, याद भी होगा। पूछा गया है देखिए यहाँ पे कितनी बार परिमाण के साथ, देखिए पूछा गया है कितनी बार, आप लोग यहाँ पे समझिए, सभी बच्चे समझिए। तो समझिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? क्यों कमी आती है कि यहाँ देखिए किसी तरल में अगर हम वाष्पशील यहाँ देखिए विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों? क्योंकि विलयन की सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या होती है बाबू, घट जाती है। सिंपली यही कारण होता है कि विलयन की सतह पे जो द्रव यहाँ पे क्या होते हैं, अणु होते हैं, उनकी संख्या बाबू घट जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, इसी कारण जो होता है कि तरल यहाँ देखिए अवाष्पशील विलय मिला देने पर उसकी वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है, सिंपली आपको क्या लिखना है कि किसी तरल में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्योंकि विलयन के सतह पर
याद रखिएगा विलयन के सतह पर द्रव अणुओं की संख्या क्या होती है, विलयन के सतह पे द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है, यही कारण है, द्रव अणुओं की संख्या घट जाती है, यही कारण है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे ये 100% यहाँ पे इसका राइट आंसर है, मात्र 2 लाइन में है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि रवादार ठोस क्या होता है। देखिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे परिणाम है, परिमाण है कि सब यहाँ पे पूछा गया ही प्रश्न है। यहाँ पे अब आप लोग बताइए कि यहाँ देखिए रवादार ठोस क्या होता है, उदाहरण दे। देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो रवादार ठोस क्या होता है, तो क्रिस्टल या रवादार ठोस पदार्थ, यहाँ पे देखिए रवादार ठोस पदार्थ या वास्तविक ठोस भी कहलाते हैं। यानी कहने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है कि क्रिस्टल या रवादार ठोस पदार्थ रवादार ठोस पदार्थ या वास्तविक ठोस भी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए क्या, चीनी हो गया, लवण, और यहाँ पे जो लवण हो गया, ये सब क्या होते हैं, रवादार ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे यही ना पूछा है, उदाहरण दे, रवादार ठोस क्या है, तो आपको सिंपली लिख देना है क्रिस्टल या रवादार ठोस पदार्थ, रवादार ठोस पदार्थ वास्तविक ठोस कहलाते हैं। यानी ये आपको बताना है कि क्रिस्टल का रवादार ठोस पदार्थ या रवादार ठोस या वास्तविक ठोस, ये सब क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो आपको यही लिखना है, उदाहरण के लिए लिख देना है चीनी, लवण, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, रवादार ठोस होते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लवण सेतु क्या है। देखिए पूछा गया प्रश्न है कि लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग को लिखें। तो बाबू लवण सेतु क्या होता है ये जान लीजिए। तो लवण सेतु क्या होता है, तो उल्टा यू आकार का एक ऐसा नली होता है जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ता है। उल्टा यू प्रकार का एक ऐसा नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका उपयोग प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा करने में किया जाता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले फिर से समझ लीजिए कि उल्टा यू आकार का एक ऐसा नली जो अलग अलग रखे वैद्युत अपघट्य को जोड़ती है, उसे हम लोग लवण सेतु कहते हैं। इसका उपयोग पूछा है तो प्रत्येक अर्ध सेल में आयन की कमी को पूरा कराने में किया जाता है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है। इसको मेंशन करना भूल गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो बाबू विलायक के 1000 ग्राम में, याद रखिएगा 100 ग्राम नहीं, विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु घोलने से क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मूल्य यहाँ पे क्या हो जाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। इसको हम लोग यहाँ क्वथनांक स्थिरांक भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यह है, समझिए कि विलायक के 1000 ग्राम में किसी पदार्थ का 1 ग्राम यहाँ पे क्या मिलाना जाता है, अणु घोलने से जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो बहुत आसान है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। एक एक लाइन का डिफिनेशन है, सभी बच्चे याद करते चलिएगा। अब बताइए स्कंदन किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेंशन करना भूल गए। सभी 3 से 4 बार आया हुआ प्रश्न है, सबको याद कर लेना। देखिए पूछा गया है, आपसे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कि स्कंदन किसे कहते हैं। तो स्कंदन किसे कहते हैं, तो किसी भी कोलाइडी विलयन का आपेक्षिक, यहाँ देखिए अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया ही स्कंदन कहलाती है। देखिए एक लाइन का आंसर है कि किसी भी कोलाइडी विलयन का अवक्षेप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे इस विधि में कोलाइडी कणों को विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड की तरफ गति करवाया जाता है। यानी इस विधि में जो कोलाइड के कण होते हैं उनको क्या किया जाता है, विपरीत आवेश इलेक्ट्रोड में गति कराया जाता है। जहां ये कण उदासीन हो जाते हैं, जहां पे वो कण जिनको विपरीत इलेक्ट्रोड में गति कराया जाता है वो क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, और यह क्या करते हैं, विद्युत उदासीन कणों के रूप में तल में इकट्ठा हो जाते हैं या स्कंदित हो जाते हैं। तो उसे ही हम लोग स्कंदन कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये सब एग्जाम में आता है। अगला यहाँ पे देख लीजिए कि धातुमल क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू कि धातुमल क्या होता है। धातुमल क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित अधात्री के साथ द्रवणांक संयोग करके जो यहाँ देखिए द्रवणशील पदार्थ बनाता है उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान डिफिनेशन है, यहाँ पे आपको याद रखना है किसे कहते हैं, स्लैग। यहाँ आप देख लीजिए स्लैग किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित
यहाँ पे क्या अधात्री के साथ द्रवणांक संयोग करके, कौन बाबू, द्रवणांक संयोग करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है, उसे हम लोग धातुमल कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में बाबू आता है। चलिए अगला यहाँ आप देख लीजिए 13 नंबर की सक्रियण ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। बाबू बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्या होता है एग्जामों में आपके आता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए समझिए यहाँ पे क्या होता है, क्या तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। यहाँ आप देख लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने में जो न्यूनतम ऊर्जा की हमको आवश्यकता पड़ती है, जो न्यूनतम ऊर्जा को हमको जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा 100% यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा और आप लोग ऐसे ही इसको लिख दीजिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर की राउल्ट का नियम क्या है। बाबू ये तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मेंशन करना भूल गए हैं, 3 से 4 बार आ चुका है यहाँ पे ये क्वेश्चन कि रावल का नियम क्या है। तो बाबू रावल का नियम क्या होता है, तो विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में उपस्थित उस अवयव के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। देख लीजिए कितना आसान डेफिनेशन है बाबू, आपको सेम टू सेम इसी प्रकार लिखना है। देखिए क्या लिखना है, रावल का नियम क्या है, तो विलयन का किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब विलयन में यहाँ देखिए उपस्थित कुल यहाँ देखिए कुल यहाँ देखिए अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, रावल का नियम बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की मानव इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है। जितना भी क्वेश्चन है बाबू आपका पूछा ही प्रश्न है, तो सभी प्रश्नों को याद कर लेना है आपको। चलिए बताना है आपको कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन के इलेक्ट्रोड के मतलब विलयन के इलेक्ट्रोड को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। देखिए क्या कहलाता है कि एक इलेक्ट्रोड में 298 केल्विन ताप और 1 मोल प्रति लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन के इलेक्ट्रोड के विभव को हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए अभी तक 15 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन हो गया। जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कीजिए तो, और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और यहाँ देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे इतना कर दीजिए। 15 यहाँ पे आपको VVI सब्जेक्टिव प्रश्न बता दिए, ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बाबू अगला क्लास अब दोपहर में होगा। क्या कीजिएगा आप लोग, सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जितना क्वेश्चन याद नहीं होगा नोटबुक पे लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं बाबू ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।